सर भी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बस 2 मिनट और। जी जी आराम से। कितने लोग आ गए? 17 लोग आ गए। हाँ 17 हो गए। आप ऑफिस में ही है क्या अभी? हाँ ऑफिस में ही हूँ। बहुत दिनों में दिख रहे हो आप मुझे। Am I audible? यस। यस यू आर ऑडिबल। Okay, so we are commencing our workshop. After a very good afternoon, and I extend my warm welcome to all the present dignitaries and participants from Pacific School of Law, Pahir University, Pacific Intellectual Property Rights Cell, in collaboration with Intellectual Property Facilitation Center, MSME. I, Kripa Jain, Assistant Professor, PSL, welcome you all to the last day of our 3-day workshop on intellectual property rights. I'd like to invite our keynote speakers, Dr. Rajesh Methi, a phenomenal educationist, writer, legal researcher, counselor, cum trainer, founder, cum managing director of Indic School of Jurisprudence, ISJ, India, and Lex Index, a pro bono organization working for legal education, research, publication, training. ISJ is working for mentoring and providing the internship to law students for their career path. With qualifications like BSc, LLB, LLM, PhD, CIPR, PGD, IPR, MAPC, PGD, GC is also associated with Indian Law Institute, ILI, New Delhi, the Indian Society of International Law, Toastmaster International, USA, Junior Chamber International, JCI, USA, FICCI, LTI, 40, GALTER, ISTD, NIPM. I'd like to also invite our advocate Jyoti Gupta from Rajasthan High Court. She is also an IPR attorney and a business consultant. She is senior partner at Legal Myth IP law firm and has qualified her BSc, MA, LLB, DLL, DCL, LLM. They'll be taking collaborative sessions. I'd request you, sir and ma'am, to please come up and help us understand the subjects well. Over to you, sir and ma'am. Thank you, Kripa. Such a wonderful introduction of us. So should I be in English or Hindi or English, both of? Huh? So Both, by sir, language. By language, by language. Yes, sir. चलिए, today we are going to discuss something else. किस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, कोई मुझे बताएगा? और कुछ लोग वीडियो चला लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, काली दीवारों से बात करना बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए, कोई बताएगा किस टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं? एनीवन? हेलो, कोई बोलेगा क्या? जी जी, किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। अच्छा, बहुत बार हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां एक टीएम लिखा हुआ शब्द होता है ना?
और उस टीएम को कई लोग समझ पाते हैं और कई लोग नहीं समझ पाते। और टीएम के साथ साथ कुछ जगह आर भी लिखा हुआ रहता है ऐसे साइन में। तो इसकी जरूरत क्या है और कैसे हम जान पाएंगे, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। और थैंक्स अ लॉट पैसिफिक लॉ स्कूल और मैम का, लास्ट में मैं ग्रेटिट्यूड भी शो करूंगा। तो हम बातचीत करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ के स्टूडेंट ज्यादा है क्या मैम? जी सर। मैम जी जी। लॉ के स्टूडेंट है या बिजनेसमैन भी है? नहीं, लॉ के ही है सर। लॉ के स्टूडेंट के हिसाब से बात करनी है ना मुझे। जी सर। चलिए, हम द ट्रेडमार्क्स लॉ है, एक्ट है 1999, उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कुछ लोगों के या कुछ बाजार में जाते तो टीएम लगा हुआ आता है या आर लगा हुआ आता है। ये क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत है? जैसे देखिए, प्यूमा को किसी ने कॉमा बना दिया है, और व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड वी सी, तो इंटेलिजेंट फेलो कैन डिस्टिंग्विश बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों पर बातचीत कर सकता है। लेकिन एक कम पढ़ा लिखा या एक आम आदमी इस पर ध्यान देगा कि नहीं देगा? स्टारबक्स और सरदार बक्स कॉफी अभी बड़ा केस है ये। ऐसे याहू को लेकर एक बड़ा केस चला था यहाँ इंडिया में। याहू और आकाश अरोड़ा ने याहू को यूज करना चालू कर दिया था। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस खड़ा किया, किसी ब्रांड को बनाया। हम ISJ इंडिक में 2019 से काम कर रहे हैं और बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स किए हैं। तो आज उसकी गुडविल है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने जयपुर में बुलाया। तो यदि उस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति काम करने लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो हमने लेबल लगाया उसमें टाइम लगाया है। तो टीएम क्या है उसको लेकर हम थोड़ी बातचीत करेंगे, क्यों इसकी जरूरत है। प्रोटेक्शन, जो हमने मेहनत की, इतने सालों से हमने कोई ब्रांड बनाया या पहले दिन हम कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन मिले कि इफ एनीवन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस, ही शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एनी लॉ, किसी लॉ द्वारा उसका प्रोटेक्शन हो। एक्सक्लूसिव राइट हो कि इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम ही यूज करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता है। तो या पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ जो है, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी गुडविल पर काम करने लग जाए तो वो नहीं कर सकता यदि उनके पास ट्रेडमार्क है तो। और बिना ट्रेडमार्क के भी उनको राइट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो कम है, कमजोर राइट्स है, उन पर बातचीत करेंगे। ब्रांड रिकॉग्निशन, व्हाट ब्रांड पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ ने या पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने गेन की है, या टाटा ने गेन की है, या किसी ब्रांड ने गेन की है, तो उसकी पहचान है, उससे मिलता जुलता कोई व्यक्ति, तो क्यों जरूरत है। लाइसेंसिंग एंड एक्सपेंशन, है ना, वी हैव अ वन branch, or just like that you can see McDonald's or Starbucks or so many things, they have a one branch but they have a franchisee of that one. तो सेम प्रोडक्ट, सेम प्लेस, सेम सर्विसेज कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर लेगा तो कैसे? तो आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके लिए शायद ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती। और लीगल रिकोर्स, है ना, किसी ने मान लीजिए टाटा के नाम से कोई ब्रांड प्रोडक्ट बनाना चालू किया, काउंटरफिट प्रोडक्ट, तो टाटा क्या एक्शन ले सकता है यदि उसके पास ट्रेडमार्क है कि नहीं है। तो ट्रेडमार्क की क्यों जरूरत है उसको लेकर हमने बातचीत की। आपके बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में उसमें डाल सकते हैं, चैटिंग में। चलिए, एक लोगो मार्क होता है और एक वर्ड मार्क होता है ट्रेडमार्क में। लोगो मार्क में जैसे आप एप्पल को देख रहे हो, और वर्ड मार्क केवल वर्ड हो एप्पल को लेकर। अब ये कुछ और मार्क है। सबसे पहले किसी का ऑडियो चल रहा है, जरा बंद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। मोस्ट काइंडली प्लीज म्यूट टू ऑल ऑफ देम। तो ये आप देखेंगे तो कुछ मार्क है, वर्ड मार्क है जैसे ISJ इंडिक है, शेप मार्क है, एप्पल का मार्क है, लोगो और सिंबल दोनों, ट्रेडमार्क का नाम भी आ गया और उसमें लोगो भी आ गया। एक कलेक्टिव मार्क्स होता है ट्रेडमार्क एक्ट में, जैसे CA का ये है, सॉरी एक बार, CA का ये है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा सीरीज मार्क। टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक सीरीज टाटा ने ले लिया उसके बाद में। और सर्टिफिकेशन मार्क, ISI है, खादी मार्क है। तो ये मार्क्स होते हैं ट्रेडमार्क एक्ट में 99 पे। अभी थोड़ी सी बातचीत करते हैं फिर आगे चलते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क कोई साइन है, लोगो है, नेम है, वर्ड है, सिंबल है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स है। सब चीजों का मिला जुला रूप है ट्रेडमार्क। आप देखेंगे
क्या काम करता है? आइडेंटिफाइज, किसी प्रोडक्ट को किसी सर्विस को आइडेंटिफाइज करता है, डिस्टिंग्विश करता है प्रोडक्ट को कि यार उसकी ये पहचान है. इफ आई एम गोइंग टू परचेज एनीथिंग एल्स फ्रॉम द मार्केट दैट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिटी बिकॉज द ब्रांड इज एसोसिएट विद दैट वन. कोई सर्विसेज है, ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रोवाइड कराया जाता है और सर्विस के लिए भी प्रोवाइड कराया जाता है. अभी मैडम बताएगी आपको 1 से 25 तक 35 तक प्रोडक्ट है, 34 तक, और 35 से 45 तक सर्विसेज है और किसी पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर है. लॉ के स्टूडेंट के लिए क्या, द ट्रेडमार्क एक्ट 1990 है. ये ट्रेडमार्क्स एक्ट है, ये गलती से ट्रेडमार्क एक्ट छाप दिया है हमारे साथियों ने, तो इसको ठीक कर लीजिएगा. द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है. ये एक्ट आया तो उसको एक्ट को लागू करने के लिए उसके रूल्स भी बनाने, फ्रेम करने पड़ेंगे. तो सरकार ने समय समय पर रूल्स बनाए. अभी लेटेस्ट रूल है द ट्रेडमार्क्स रूल्स 2070. उसके 4 शेड्यूल है. कभी आप देखेंगे एक्ट को तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा. लास्ट में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में, फर्स्ट में कोई फीस है, सेकंड में मैम आपसे बात करेगी कोई आर्ट फॉर्म है, थर्ड में और कुछ है, फोर्थ में क्या कुछ भी नहीं है क्या. चलिए अब हम ट्रेडमार्क की जो लीगल डेफिनेशंस है इन द एक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन. कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंट, एक साइन है ऊपर गायब हो गया, ये मार्क है. कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ग्राफिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए है. क्या है? कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज वन पर्सन टू दोज फ्रॉम दोज अदर्स. एक पर्सन को समझ में आया, दूसरे को समझ में आया भैया ये प्रोडक्ट है, इन दोनों में डिफरेंस है और ये है ना. मे इंक्लूड शेप्स ऑफ गुड्स और देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. कलर भी शामिल हो सकते हैं उसमें और बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती है, अभी बातचीत करेंगे. चलिए तो आप ट्रेडमार्क देखेंगे, टाटा का ट्रेडमार्क देखेंगे तो कुछ अलग सी होगी, रिलायंस का या जियो का मार्क देखेंगे तो कुछ अलग होगा, सर्टिफिकेशन मार्क्स देखेंगे खादी का तो कुछ अलग दिखेगा आपको, आईएसआई देखेंगे तो जो कलेक्टिव मार्क है सीए का आपको अलग सा दिखेगा, सीएस का अलग सा दिखेगा, सीए में उसका अलग मार्क है तो दैट इज ए कलेक्टिव मार्क है. अब यदि ट्रेडमार्क लेना हो तो कौन व्यक्ति ले सकता है, तो सेक्शन 18 है उसके लिए. इंडिविजुअल ले सकता है, किसी व्यक्ति ने अपना व्यवसाय चालू किया, इंडिविजुअल ले सकता है. जैसे इंडिक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ट्रस्ट है तो कोई ट्रस्ट ले सकती है, कोई कंपनी और एलएलपी ले सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले सकती है. ट्रस्ट जैसे ये पार्टनरशिप फर्म ले सकती है, बहुत सारे हैं, 10-12 एप्लीकेंट की लिस्ट है वहां, लेकिन अभी हम उसकी बातचीत नहीं करेंगे. और एमएसएमई वाले कोई साथी होंगे तो जब उद्योग आधार ले लेते हैं, उद्यम आधार है क्या है ज्योति आजकल, उद्यम है क्या है, तो फिर 50% सब्सिडी भी देते हैं. एमएसएमई से यदि सर्टिफिकेट लेता है कोई व्यक्ति तो फीस 9,000 रुपीज होती है ट्रस्ट के लिए, कंपनी के लिए, तो उस पर 50% सब्सिडी मिलती है. क्योंकि समय हमारे पास कम है तो इसलिए हम ज्यादा बातचीत ना करके इंटरेक्शन वे में बात करेंगे. ट्रेडमार्क कितने साल के लिए प्राप्त होता है? 10 साल के लिए. कॉपीराइट कुछ अधिक सालों के लिए होता है. पेटेंट कितने सालों के लिए होता है मैं उस पर बातचीत नहीं करूंगा, मैं मेरे सब्जेक्ट पर कंफर्म रहूंगा क्योंकि मेरे बाद एक पेटेंट के साथी भी अभी आने वाले हैं. अब कुछ चीजें जाननी है कि ट्रेडमार्क में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मैडम उस पर बातचीत करेंगी ज्योति मैम कि हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन, इज देयर एनी सर्च नीडेड फॉर दैट वन. मैंने भी टाटा के नाम से एक ट्रेडमार्क लेने की सोच रही, टाटा की गुडविल पर मैं खेलता हूं तो एम आई एबल टू टेक और नॉट. आई वुड लाइक टू टेक द ट्रेडमार्क ऑन द जियो पर मैं ट्रेडमार्क लेना चाहता हूं तो एम आई एबल टू टेक और नॉट. मैं पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ की जो ब्रांड वैल्यू है उस पर एक ट्रेडमार्क लेना चाहता हूं, है ना, क्लास 45 में और 41 में दोनों में मिल सकता है. 45 सोशल सर्विसेज है और 41 एजुकेशन है. तो क्या मैं उस पर ले सकता हूं क्या? तो पहले एक सर्च करनी पड़ेगी, मैम अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगी कि कैसे. तो पहले से कोई ट्रेडमार्क है उसका नाम हम ले सकते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को राय देते हैं भैया बचना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं साहब उससे मिलता जुलता कोई मिल जाए. तो जब एप्पल ने पहले बार अपना एप्पल नाम लिया होगा तो कतई नहीं सोचा होगा कि एक एप्पल और एक फोन के साथ कैसे ब्रांड वैल्यू बन सकती है ना. नाइके जो शूज आता है उस शूज के बारे में, शूज और नाइके में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आर दे एबल टू डेवलप अ ब्रांड, बट अ यूनिकनेस इज नीडेड फॉर दैट वन.
तो बहुत बार जब एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत करते हैं या अटॉर्नीज काम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अटॉर्नी होंगे आने वाले समय में, आईपी अटॉर्नी, तो जब अपने क्लाइंट को आपको समझाना होता है या बीइंग ए स्टूडेंट आपको समझना है, तो फैंसीफुल ट्रेडमार्क लेना है कि नहीं लेना। चलिए, ट्रेडमार्क आपने देख लिया, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क किसको लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम उससे आगे बातचीत चलते हैं कि क्या ट्रेडमार्क लेने के बाद भी कुछ हो सकता है क्या। जैसे मुंबई की एक फर्म ने 3 नाम का ट्रेडमार्क 30 करोड़ में बेचा है अपना, अभी है ना, नाम ले लिया उन्होंने, बिजनेस चलाया, 20 साल बाद केवल ट्रेडमार्क बेचा है। तो क्या ट्रेडमार्क लेने के बाद बेचा भी जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए दिया जा सकता है क्या। देखिए, ये 3 शब्द है, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन और रजिस्टर्ड यूजर। तो बीइंग ए लॉ स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ असाइनमेंट, है ना। आप में से किसी यंग चैप का माइंड लगा कि यार मैं स्टार्टअप मेरा चालू करूंगा, एक ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, आपका जो आईपी सेंटर है या आईपीआर सेंटर है उसके माध्यम से आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया, एमएसएमई के थ्रू या जैसे भी किया, आपको लगा यार इस ट्रेडमार्क को बेचा भी जा सकता है या इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 2(1)(b) और सेक्शन 42 में दिया हुआ असाइनमेंट, पूरे के पूरे राइट एक ऑनर दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज असाइनमेंट। सेकंड इज ए ट्रांसमिशन। दादा ने ट्रेडमार्क लिया, दादा ने बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा किया, जैसे एक मसाले वाले हैं, आप देखते थे, कौन सा मसाला है वो, कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा, एमडीएच मसाला, है ना, वो एमडीएच महासदी हट्टी, तो जो आप देखते थे वो खुद ही एडवर्टीजमेंट करते थे, उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक पुरुषार्थ किया, इस पूरे जीवन में व्यवसाय को खड़ा किया और चले गए बहुत बढ़िया स्थिति में, दुनिया को भी बहुत कुछ लौटाया उन्होंने, आप देखेंगे तो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बहुत चीजें। अब वो ट्रेडमार्क क्या उनके महाशय के नाम रहेगा या ट्रांसमिशन हो सकता है। तो कोई व्यक्ति यदि जिसके नाम ट्रेडमार्क है और वो इस दुनिया से चला गया है, तो उसके हेयर्स को जो ट्रांसफर होगा ट्रेडमार्क, वो ट्रांसमिशन कहलाता है। और एक रजिस्टर्ड यूजर करके शब्द है ना, ज्योति मैम की लीगल मिथ आईपी करके लॉ फर्म है, उन्होंने उसका ट्रेडमार्क 45 में ले लिया। इनको लगता है कि मैं राजस्थान में काम कर रही हूँ, दिल्ली में काम कर रही हूँ, उत्तर भारत के 5 स्टेट में काम कर रही हूँ। शी इज इंटरेस्टेड टू गिव अ राइट्स फॉर द आंध्र प्रदेश। यदि आंध्र प्रदेश में इनकी फर्म में किसी को काम करने के लिए राइट देना चाहती है कि आप हमारे नाम से वहां काम कर सकते हैं, तो शी कैन गिव अ राइट्स थ्रू द रजिस्टर्ड यूजर। उसके लिए सेक्शन 1(x) और सेक्शन 49 है। तो देर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट वन इज असाइनमेंट, सेकंड वन इज ट्रांसमिशन, फोर्थ वन इज रजिस्टर्ड यूजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक अबाउट द ट्रेडमार्क, कौन ले सकता है, ट्रेडमार्क क्या होता है ना। अब ट्रेडमार्क ले लिया तो सब तरह के लोग होते हैं, आपने ब्रांड वैल्यू डेवलप कर ली अपने बिजनेस की, तो कुछ लोगों को लगेगा क्यों नहीं इनकी गुडविल पर खेला जाए, इनसे मिलता जुलता बिजनेस बनाया जाए, क्यों नहीं इस नाम को उपयोग में लिया जाए। यदि मेरा समय बाहर जा रहा हो तो बीच में चैट बॉक्स में या मुझे बता भी सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा समय में मेरा पूरी बात कर पाऊं। तो हमारे यहाँ नैतिक अनैतिक रूप से लोग अपना व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, काउंटरफीट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट वन इज इन्फ्रिंजमेंट, उसे इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। और एक पासिंग ऑफ होता है, अ पर्सन इज रनिंग इज ऑन बिजनेस और इट्स ऑन बिजनेस, हर ऑन बिजनेस, एक महिला अपना व्यवसाय चला रही है और उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया। किसी को लगा कि यार इनका नाम बहुत बढ़िया हो गया, प्रोडक्ट बहुत सारे चलने लग गए हैं, तो क्यों नहीं इनके नाम पर बिजनेस चालू कर दिया जाए। तो जो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 है उसमें अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी राइट्स दिए हुए हैं। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को मिलेंगे बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को मिलेंगे पासिंग ऑफ के अधिकार, कि आप किसी व्यक्ति को जिसने उल्लंघन किया है आपके ट्रेडमार्क का उपयोग करके, that called, if your trademark is registered, that should be an infringement, or if your trademark is not registered, that called a passing off, है ना। being a law student I am trying to develop a consciousness, आपकी चेतना हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 मिनट में बहुत सारी बात नहीं है, मैम कभी मौका देगी तो 2 या 3 घंटे की पूरी वर्कशॉप करेंगे और आपके आईपी सेंटर में लोग ट्रेडमार्क फाइल करें, आपके स्टूडेंट भी फाइल करें अपने बिजनेस एवेन्यू के हिसाब से। तो ये 2 टर्म आ गई, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। इन्फ्रिंजमेंट इफ यू हैव अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, पासिंग ऑफ इफ यू डोंट हैव अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बट यू कैन हैव योर राइट्स, बट द मेरिट्स ऑफ राइट्स कैन बी डिफरेंशिएट।
कि इन्फ्रिंजमेंट में आपको स्ट्रिक्ट राइट्स मिलते हैं, जैसे हमने टोर्ट में पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तो वो क्या होती है। अब क्या इसकी रेमेडीज भी है क्या, तो रेमेडीज है, सिविल रेमेडीज है। अभी ज्योति मैम एक केस लड़ रही है बड़ा, तो सीआरपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 है ना। अब तो नया सीआरपीसी तो नहीं, सीपीसी तो नहीं आ रहा, सॉरी सीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी आपके यहाँ क्या क्या आ रहा, भारतीय न्याय संहिता है ना, BSNN, भारतीय सुरक्षा, वो नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य। तो इंजेक्शन 39(1)(2) में यदि कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कर रहा है, तो हम कॉमर्शियल कोर्ट में जाके इंजेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, है ना। TI और PI दोनों होती है, परमानेंट इंजेक्शन और टेम्परेरी इंजेक्शन। अच्छा, उसने आपके या किसी व्यक्ति के बिजनेस में, मान लीजिए कोई मिस्टर सिंह है, उनके बिजनेस के बेसिस पे कॉपी करते हुए बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो बहुत सारा पैसा भी कमाया हो, तो डैमेजेस कैन बी लेविड ऑन दैट वन फेलो बाय द कोर्ट। ये सिविल रेमेडीज है। क्रिमिनल रेमेडीज क्या है, किसी ने ट्रेडमार्क बना लिया, है ना, एक आध दो पिलर्स, वो कुछ प्रिंसिपल्स भी है, मैं उसकी आज बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बड़ा भारी शब्द हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति ने यदि इन्फ्रिंजमेंट किया तो उसको 6 महीने से 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है 50,000 से 2 लाख रुपीज का, और सीजर हो सकता है। सीजर क्या हो सकता है कि उसके पास जितना मटेरियल है वो सीज हो सकता है। तो ज्योति मैम के क्लाइंट है, उनका मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उनका भी मटेरियल अभी 60 लाख का सीज हुआ पड़ा है। एक पहले उनके क्लाइंट थे, उनकी पूरी रिफाइनरी सीज हो गई थी, है ना। इनके पास क्लाइंट बाद में आते हैं, आप कहेंगे इनके क्लाइंट होने के बाद कैसे सीज हो गई, इनके पास केस जब उनका हो गया उसके बाद आए हैं। चलिए, अब ट्रेडमार्क कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो सकता है, कहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है, इन्फ्रिंजमेंट हो तो क्या हो सकता है, तो उसको लेकर हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार एक बड़े प्लेयर हैं, उनके यहाँ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। मैडम अभी अपोजिशन की बातचीत करेंगी, पहले ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रार है वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं सेक्शन 9 और 11 में, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर के यहाँ जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपोजिशन फाइल करता है तो वो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। और 5 ऑफिसर ट्रेडमार्क के पूरे देश में, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो ऐसे करके पूरा का पूरा काम होता है। अब जैसे मैंने अभी सिविल आपको रेमेडी के लिए कहा, तो कहाँ जाएंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट डीजे के यहाँ जाएंगे या और कहीं जाएंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉमर्शियल कोर्ट में। जो कॉमर्शियल कोर्ट हमारा नया एक्ट आ गया है, मुझे ज्ञात नहीं, आप में से कोई बताएगा तो मैं जान लूंगा, नहीं ज्ञात तो होगा। देखिए कभी आया, अभी 2015-16 में कब आया, तो ये बड़े काम की चीज है। और इसके बाद हाई कोर्ट, उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। तो ऐसे करके आप पूरी चीज देखेंगे, समझेंगे, तो शायद बेसिकली ट्रेडमार्क को लेकर एक ये बेसिक बातचीत थी। मैं 1 मिनट का मेरे साथी ज्योति को बुलाने से पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ इस विषय को लेकर। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो वी कैन, यू कैन आस्क टू अस। किसी को कुछ पूछना हो जितना मैंने बताया, या एड ऑन करना हो। हाँ, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग एल्स? और आप लोगों के लिए क्या क्या एवेन्यूज है इस बीइंग अ स्टूडेंट, उसकी बातचीत हम लास्ट में करेंगे। हाँ कृपा, आर यू इंटरेस्टेड टू आस्क एनीथिंग एल्स? No, sir, I was just here to ask if there is any question anybody wants to ask. हाँ, और हाउ मच टाइम इज रिमेंड येट? Sir, we have 10 minutes for Jyoti. 10 मिनट्स है ना, तो ज्योति Yes. मैम अपनी 5 मिनट में बात रखेंगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क अस, है ना। समय कम Yes. है, कभी उदयपुर आना, मुझे बड़ा रूमानी और रूहानी शहर है आपका, तो वहां आने का मौका देंगे आप, तो फिर एक वर्कशॉप इस पे कर सकते हैं। फिर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, किसी भी तरह का। हम ग्राउंड जीरो पर वर्किंग करते हैं। आपके लिए क्या एवेन्यूज हो सकते हैं मैं लास्ट में रखूंगा। बीइंग एट IP अटॉर्नी, कितनी संभावनाएं है राजस्थान में, राजस्थान से बाहर कितनी संभावना है, और पूरे देश में कितनी संभावना है ना। हाँ, ये एक चार्ट भी ज्योति मैम ने रख दिया है। चलिए ज्योति मैम, और टू ज्योति मैम, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए आप अपने आप जी। और थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, और थैंक यू कृपा मैम, आपने हमको याद किया और यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए बुलाया।
जैसे सर ने बताया कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक ब्रांच है ट्रेडमार्क, उसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो सर ने बताई। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो इसके प्रोसेस के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं ये एक चार्ट भी मैंने शेयर कर रखा है कि सबसे पहले जो है अगर हम कि कोई पार्टी हमको नाम देती है, तो सपोज कीजिए कलाकृति के नाम से आपको नाम मिला है, तो उस नाम को वो किस में फाइल करना चाह रहे हैं, वर्ड में करना चाह रहे हैं, लोगो में करना चाह रहे हैं, या दोनों में मिला के करना चाह रहे हैं, तो पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसको पब्लिक सर्च होती है जो अभी इस वक्त काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ। पब्लिक सर्च के अंदर उसका नाम पूरा अपन डालेंगे, कम से कम 3 लेटर उसमें डालने होते हैं। उसके बाद सर्च करके सर्च रिपोर्ट होती है, पार्टी को भेजनी पड़ती है। अगर वो नाम है तो हम उसमें आगे नाम है तो उसमें क्लोज कर देंगे, दूसरा नाम ढूंढने के लिए बोलेंगे पार्टी को। अदरवाइज अगर वो नाम आपको नहीं मिलता है तो हम उस एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जो है ये नाइस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें वो ये भी देखना होता है कि वो किस में क्लास में जा रही है। जैसे सर ने बताया 1 से लेके 34 तक तो गुड्स के लिए होती है, उसके बाद 45 तक वो सर्विसेज के लिए होती है। तो वो हमें पहले ही क्लियर करनी होती है कि वो प्रोडक्ट नाम किस में करना चाह रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट लिस्ट है और कौन से क्लासेस है। फिर इसके बाद जो होता है वो हम टीएमए वो एप्लीकेशन होती है वेबसाइट के अंदर, तो फॉर्म बने होते हैं, 8 तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे टीएमओ होता है अपोजिशन के लिए। ज्योति मैम, एक विद होता है- वीडियो रिकॉर्ड मैं पीपीटी शेयर कर दूं आगे की, आप इसको बंद हाँ करो। हाँ, तो वो 8 तरह की फॉर्म होती है, उसमें एक टीएमओ फॉर्म होता है जिसमें हम एप्लीकेशन फाइल करता है। उस एप्लीकेशन में जो भी रेलेवेंट है वो पार्टी से हम सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं। जैसे क्या तो नाम है, किस तरह की गुड्स है या सर्विसेज है, क्या आधार कार्ड, उसका उसका पैन कार्ड है, और लोगो है, साइन सिग्नेचर वगैरह है। और वो एप्लीकेशन प्रपोज टू बी यूज में है या प्रायर यूजर में है, यानी वो पहले से काम कर रहे हैं तो प्रायर यूजर डेट मंगवानी होती है और उसका एक यूजर एफिडेविट बनता है। और अगर प्रपोज टू बी यूज है तो हम एप्लीकेशन जो भी जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो डेट डाल देते हैं। तो और इसके अलावा ज्यूरिडिक्शन, जैसे सर ने बताया कि 5 ऑफिस है, तो जैसे राजस्थान है वो अहमदाबाद उसमें आता है और दिल्ली में भी आता है। तो आपको ज्यूरिडिक्शन पहले से पूरा उसमें दे रखा है कि कहाँ किसका ज्यूरिडिक्शन पड़ता है, तो वो ज्यूरिडिक्शन का आप उसमें डालेंगे कि ये हमारा इसमें आता है, ये ऑफिस कवर करता है। ये सारा एप्लीकेशन भरने के बाद में ये ट्रेडमार्क रजिस्टर जो होता है इसकी फीस भी होती है। कि सर ने जैसे बताया कि टीएमए की इंडिविजुअल के लिए 4500 होता है, और अगर हम प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के लिए करते हैं तो 9000 इसकी फीस होती है। तो सारा कुछ भरने के बाद में ये एप्लीकेशन प्रोसीजर चलता है। ये रहा, ये सर्च के लिए है, जिसमें 3 अक्षर डाल के और या पूरा नाम डाल के हम इसको सर्च करते हैं। और ये अपनी वेबसाइट होती है जिसमें टीएमए फॉर्म भरना होता है, इसमें अंदर जाकर एक्सेस करके। तो ये फिर 3 से 6 महीने का प्रोसेस लेती है। जब पूरा एप्लीकेशन हमने भर ली 3 से 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। ये रहा टीएमए फॉर्म जैसे सर ने बताया। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार उसमें कार्रवाई करेगा, वो वियना कोडिफिकेशन में जाएगा कि वो आपका वियना कोडिफिकेशन होता है कि ये ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर तो नहीं है, ये किसी तरह का सिमिलर तो नहीं है। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट की ड्यूरेशन 30 दिन होती है। उसमें या तो एक्सेप्टेंस का आता है, ये इस तरह की एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी जिसमें या तो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेंस का आएगा कि आपके जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो गई, और जर्नल में चली जाएगी। तो जर्नल में भी वो 4 महीने के लिए रखती है, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी अपोजिशन देना चाहे तो 4 महीने के अंदर जर्नल में वो एप्लीकेशन रहती है। तो अदरवाइज फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, इस तरह का पब्लिकेशन जर्नल है, तो 4 महीने के लिए रहता है। और 4 महीने में अगर किसी ने पार्टी ने अपोजिशन दे दिया तो वो मामला आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। और या फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो उसकी रिप्लाई करनी होती है 1 महीने के अंदर, जो जिसमें 2 तरह के उसमें ऑब्जेक्शन मिलता है, या तो सेक्शन 9 के अंदर जिसमें एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है, या सेक्शन 11(1) में जिसमें सिमिलर रिलेटिव ग्राउंड्स होते हैं। तो हमें उसका पूरा क्लेरिफिकेशन देकर सारी रिपोर्ट तैयार करके, और वो रिपोर्ट हमको 1 महीने के अंदर फाइल करनी होती है। उस रिपोर्ट को देख के या तो वो एप्लीकेशन आपके रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, अदरवाइज आपको वो शो कॉज हियरिंग देंगे। वो हियरिंग भी हर केस में अलग अलग होती है, किसी में 1 में ही क्लियर हो जाता है मामला, किसी में 6 तक और 7 तक भी वो शो कॉज हियरिंग चली जाती है। हियरिंग सुनने के बाद में
यदि वो आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपको एक्सेप्टेंस का नोटिस दे देंगे, अदरवाइज वो वहीं पर रिफ्यूज कर देता है। ठीक है ना। अगर जैसे 1 महीने का आपने कोई भी रिप्लाई नहीं करा तो वो अबेंडन भी हो जाती है। इसी तरह अगर शोकॉज हियरिंग आपने अटेंड नहीं करी तो वो अबेंडन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए होता है कि 1 महीने के अंदर जो भी आपको रिप्लाई देनी है वो उसके अंदर दे दीजिए। तो ये होता है 4 महीने के अंदर जैसे एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट होने के 4 महीने जर्नल में रहेगी। 4 महीने में थर्ड जो पार्टी होती है वो आपको अपोज कर सकती है, और वो उसका अपोजिशन के लिए टीएमओ एक फॉर्म है, उसके जरिए फॉर्म आता है तो वो भर के और उसमें काउंटर स्टेटमेंट जो भी देना वो देता है। तो उसमें अगर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है। अदरवाइज वो मामला आगे चल के फिर वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो रिफ्यूज होता है। और सर ने आगे बताया फिर अगर आप इसके लिए आप अपील कर सकते हैं, रिव्यू पे भी जा सकते हैं। ये इस तरह के सारे ऑप्शंस मिले होते हैं कि आप कमिश्नर कोर्ट में जाके सिविल सूट कर सकते हैं अगर आप इन्फ्रिजमेंट होता है, और रिट में भी जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सारा मैंने आपको बताया। अब मैं कृपा मैम के लिए और उनको वापस कृपा मैम के पास भेजती हूँ। ओवर टू कृपा मैम। रुकिए ज्योति। देखिए ज्योति मैम ने कहा जो वेबसाइट है ट्रेडमार्क की वो 10 से 4 बंद रहती है, 10 से 4 बजे तक दोपहर में, हाँ सर्च वो और भी बंद उसका है। रजिस्ट्रेशन फाइलिंग। चलिए ओवर टू कृपा मैम। Yeah, thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for such an insightful session. So, without further ado, I'd like to invite our keynote speaker, Dr. Manoj Joshi, Associate Professor Law, Pahir University. With experience of 21 years of being a practicing lawyer at Rajasthan High Court, Jodhpur, he has practiced in various fields like civil, criminal, and constitutional matters. He has also served as Central Government Standing Counsel in Rajasthan High Court bench at Jaipur in the year 2015. I'd invite Dr. Manoj to please commence a session on patent laws. Over to you, sir. Thank you, Kripa ma'am. Am I audible and visible sir. as well? Yes, sir. Yes, sir. So first of all, I would like to say that the time actually allotted to me is quite limited, but I thought, what the heck, let us do it. So let us start now. So I would begin by quoting one well-known American biotechnologist and businessman. My session is on patent law. Quote, "Intellectual property is a key aspect for economic development," unquote. Now, since the time is very short, so this session is going to be basic kind of session. So I would not be dealing in detail the judicial pronouncement as far as patent law is concerned. So I would be giving only basic things. So before I start, I would like to give you in brief, very short historical background that ultimately led to the current patent regime of India. So during the colonial era, Indian Patents and Designs Act was in force. And after independence, the government of India constituted a committee headed by N. Rajgopala Iyengar, known as Iyengar Committee, and it was requested to make recommendations to review the current patent law. The committee made its recommendations, and on the basis of these recommendations, the government of India ultimately came up with the current patent law that is known as the Patents Act 1970, which came into force with effect from 20th of April 1972, along with rules. And this law is still in force. Now let us first, we need to understand what is patent. So let me tell you, patent is an exclusive legal right granted by the government to the inventor. Inventor is a person who has made some scientific invention for a period of 20 years. So
This is a protection granted to patentee or patent holder for a period of 20 years. This 20 years will start from the date of filing of the patent application. And after passing of this period of 20 years, the product will now fall in the public domain. So now I would like to tell you about international perspectives as far as patent law is concerned. So let me tell you, on 1st of January 1995, World Trade Organization, WTO, came into force. And along with the World Trade Organization, on the same date, 1st of January 1995, TRIPS agreement also came into force. What is this TRIPS agreement? TRIPS stands for trade-related aspects for the intellectual property rights. So trade agreement is an international multilateral agreement in the area of intellectual property rights, and this TRIPS agreement governs and regulates intellectual property rights the world over.